नमस्कार छात्रों, आप सभी को शुभ मध्याह्न। ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी को स्वागत है। तो छात्रों, आज हम कहानी विभाग में पढ़ने की कोशिश करेंगे और कहानियों में से विशेष कर एकांक की कहानी है। एकांक की कहानी क्या होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं सूखी डाली नामक एक एकांक की कहानी। सूखी डाली नामक एक एकांक की कहानी, इसके लेखक है डॉक्टर उपेंद्र नाथ अस्क जी। तो उपेंद्र नाथ अस्क जी की परिचय और सूखी डाली के बारे में जानने से पहले एकांक की कहानी किसे कहते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एकांक की कहानी वह कहानी भागों में से एक है। एक व्यक्ति, एक समाज या एक परिवार किसी वस्तु के बारे में उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तार पूर्वक उसके बारे में हम जानते हैं। ऐसे कहानियों को एकांक की कहानी कहा जा सकता है। एक अर्थ है उस कहानी में किसी एक व्यक्ति के बारे में जानने की कहानी होता है, उसे एकांक की कहानी कहते हैं। या एक परिवार के बारे में जानने की कहानी होती है, उसे एकांक की कहानी कहते हैं। या एक समाज किसी एक वस्तु को लेकर या किसी एक व्यक्ति को लेकर या किसी एक समाज को लेकर किसी न किसी एक ही विषय पर प्रारंभ से अंत तक विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानने की इकाई है। विस्तार पूर्वक उसके बारे में लिखने की एक कहानी का भाग है, उसे एकांक की कहानी कहा जा सकता है। तो आज हम पढ़ने जाने वाले एकांक की कहानी सूखी डाली। सूखी डाली का अर्थ है बरगद का पेड़। देखिए छात्रों, पेड़ों के वंशों में ही सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला पेड़ है सूखी डाली, उसे कहते हैं। क्योंकि बरगद का पेड़ सूखी डाली के जो जड़ें होते हैं हद से ज्यादा मजबूत होते हैं, साथ ही साथ पृथ्वी के गहराइयों में जाते हैं। इसलिए वो पेड़ तकरीबन 200 साल तक भी जी सकता है। उसके जड़ें हद से ज्यादा गहराई में जाते हैं, हद से ज्यादा मजबूत होने के कारण ही वो पेड़ हद से ज्यादा अवधि तक जीवित रहता है। तो यहाँ पर कवि उपेंद्र नाथ अस्क जी सूखी डाली का नाम इसलिए लिए हैं कि हद से ज्यादा सदृढ़ जड़ें होने के नाते अपने पेड़ को पनपने के लिए, अपने पेड़ में पैदा होने वाले फूल पत्तों के लिए हरियाली देने का काम जड़ें ही करते हैं। इसलिए मजबूती से ये पृथ्वी के गहराई में जकड़ कर पेड़ को पनपने के लिए, पेड़ को जीवित रखने के लिए मदद करने वाला एक अंग है इस पेड़ में, उसे जड़ें कहते हैं। तो गहराई में जाते हैं। ऐसे पेड़ का एक संकेत लेकर एक बड़ी परिवार की कहानी हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रस्तुत सूखी डाली में एक बड़ी परिवार की कहानी है। तो बड़ी परिवार कैसे होते हैं? तो बड़ी परिवार कहानी, बड़ी परिवार में कौन कौन रहते हैं, बड़ी परिवार में किसको हद से ज्यादा महत्व दिया जाता है, बड़ी परिवारों में सदस्य किस तरह काम को आपस में बांट लेते हैं, किस तरह कौन कौन क्या क्या कर सकते हैं, इस कहानी में हम विस्तार पूर्वक रूप से देख सकते हैं। इस बड़ी परिवार में देखिए 72 साल के एक दादाजी हैं। 72 साल के एक दादाजी, वो दादाजी इस परिवार के मुखिया हैं। तो इस परिवार में दादाजी ही मुख्य हैं। तो दादाजी के कहना मानना सब लोगों का कर्तव्य माने जाते हैं। उस घर में जितने भी रहने वाले हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, पोते परपोते, जितने भी उस परिवार में मिलजुल कर रहते हैं, उस दादाजी को हद से ज्यादा महत्व दिए जाते हैं। दादाजी को उनको पूजनीय दृष्टि से देखते हैं। दादाजी जो कहते हैं वही काम उनको करना पड़ता है। सुबह से लेकर घर में, सुबह से शाम तक घरों में क्या होते हैं, इन सभी कामों को मद्देनजर रखते हुए दादाजी ही घर चलाने की कोशिश करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एक बड़ी परिवार कहते हैं। देखिए, बड़ी परिवार प्रथा भारत देश में कहीं सालों से, सदियों से हमारे देश में देख पड़ते हैं बड़ी परिवारों। आजकल हमारा आधुनिकीकरण जीवन शुरू हो गया, यांत्रिक जीवनों में हम बदल गए हैं, तब ये बड़ी परिवारों देखने के लिए कहीं कहीं मिल सकते हैं। तो आज हम सूखी डाली एकांक की कहानी में, एकांक की कहानी से बड़ी परिवार में किस तरह सब लोगों को महत्व दिए जाता है, बड़ी परिवार में बुजुर्गों को किस तरह हम आदर सत्कार देते हैं, बड़ी परिवार में बुजुर्गों के लिए कितना मान मर्यादा होता है, तो बड़ी परिवार में रहने वाले अन्य सदस्यों बुजुर्गों को किस तरह मान्यता देते हैं, इस कहानी में हम देख सकते हैं। इस कहानी में देखिए बड़ी परिवार की अहमियत क्या है, समाज में बड़ी परिवार की अहमियत क्या है, बड़ी परिवार समाज में क्यों रहना चाहिए, तो बड़ी परिवार से हम लोगों को क्या मिल सकता है। क्योंकि देखिए, विभक्त परिवार में पल बढ़ने वालों को कुछ भी रिश्ते
बारे में पता नहीं, चलो कहते हैं हम हैं, हमारे दो माँ बापों बेटों के परिवार में चलता, लेकिन वही बड़ी परिवार में चाहे वहाँ पर चाचा, बड़े चाचा, ताऊ, सभी लोगों का प्यार मिलता है, सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहने का सीख मिलता है, सब लोगों के साथ हम आपस में खुशी से रह सकते हैं। तो वो अविभक्त भारतीय सनातन धर्मों के आधार पर, यानी भारतीय संस्कृतियों के आधार पर हम देखते हैं तो पहले से हम परिवारों को दो भागों में बांटते थे। एक अविभक्त परिवार है, नहीं, वहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो उसे अविभक्त परिवार कहते हैं। विभक्त परिवार है जिस परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ माँ बाप, दो बच्चों का पालन पोषण उस घर में होता है, ना दादी ना दादा है, ना नाना नानी है, ना चाचू ताऊ, कोई नहीं है, उसे विभक्त परिवार कहा जा सकता है। बड़ी परिवार को हम अविभक्त परिवार कहते हैं। इस अविभक्त परिवार में सभी को जिम्मेदारियां मिलती हैं, सब लोग आपस में एक साथ मिल रहते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं, एक साथ रहते हैं, जीवन ही सब लोगों के साथ मिलजुल कर वहाँ पर शुरू होता है। ऐसे बड़ी परिवार की अहमियत समाज में कितना है, बड़ी परिवार से हम लोगों के लिए क्या लाभ है, बड़े परिवार से समाज में किस तरह सुखी जीवन चला सकते हैं। तो उपेंद्र नाथ तस्क जी यहाँ पर उन्होंने एक एकांकी कहानी में सुखी डाली नामक शीर्षक लेकर एक बड़ी परिवार की कहानी समझाते हैं। तो ये कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी के लेखक उपेंद्र नाथ तस्क जी की परिचय हम देखेंगे। देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ तस्क जी का जन्म सन 1910 में पंजाब के जालंधर शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। देखिए छात्रों, प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ जी की इनका जन्म होता है पंजाब के जालंधर शहर में सन 1910 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में। एक छोटा सा परिवार में एक ना उधर गरीब है ना इधर अमीर है, बीचों बीच में जो जीवन चलाते हैं जैसे हम जैसे हों वैसे ही परिवार में इनका जन्म होता है सन 1910 में। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार माने जाते हैं। सिर्फ एक ही एकांकी कहानियों में नहीं, इसके अलावा आपकी बहुमुखी प्रतिभा साहित्य की विविध विधाओं में प्रवृत्ति हुए हैं। बहुमुखी साहित्यकारों में भी ये भी है, मतलब साहित्य के हर रंगों में रचना कर सकते हैं, जैसे कहानी हो, एकांकी कहानी हो, उपन्यास हो, संस्मरण ग्रंथ हो, साहित्य के अन्य क्षेत्रों में ये भी सफलता से लेखनी चलाने वाले साहित्यकारों में उपेंद्र नाथ तस्क जी भी एक है। तो आप एकांकी कला क्षेत्र में यथार्थवादी परंपरा का सूत्रपात कराने वाले प्रमुख एकांकीकारों में से हैं। उपेंद्र नाथ तस्क जी हिंदी साहित्य के एकांकियों में एकांकीकारों में ही प्रसिद्ध एकांकीकार माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एकांकी कहानी लिखी है। वो एकांकी कहानी भारतीय धर्मों के ऊपर हो सकते हैं या भारतीय संस्कृति के ऊपर हो सकते हैं, भारतीय जनजीवन के ऊपर हो सकते हैं या भारतीय समाजों में चलने वाले घटनाओं के ऊपर हो सकते हैं। शीर्षक कुल जो चलने वाली घटनाओं के ऊपर ही एकांकी कहानी लिखते हैं, इसलिए इनके एकांकी कहानी जीवन के लिए संबंधित है। जो इनके एकांकी कहानी आज के जनजीवन के लिए संबंधित है या समाज के लिए संबंधित है, समाज में चलने वाले घटनाओं के लिए संबंधित माने जाते हैं, इसलिए इनको हिंदी साहित्य के एकांकीकारों में ही महत्वपूर्ण एकांकीकार माने जाते हैं। तस्क जी के सभी एकांकी आज के जनजीवन से संतृप्त है, जिनमें यथार्थवाद की ठोस अनुभूतियों, मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण रहता है। साथ ही साथ देखिए इनके जो एकांकी हैं, इनके एकांकियों में क्या है, प्रस्तुत चलने वाले समाज की घटनाओं को लेकर लिखते हैं, चाहे या परिवारों में हो सकते हैं या समाज में हो सकते हैं या किसी न किसी प्रकार के कुल समाज, साथ ही साथ आम जनताओं के बीचों बीच चलने वाले घटनाओं को ही लेकर उन्होंने एकांकी कहानी लिखते हैं। इसके अलावा उन्होंने उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी शब्दों का हद से ज्यादा प्रयोग हिंदी साहित्य में करते हैं। कुल कर उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी शब्दों को इस कहानी में खुलकर प्रयोग कर चुके हैं। सन 1965 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी नाटक पुरस्कार इनको दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ नाटककार सम्मान से भी इनको अलंकृत किया गया है। गद्य के विविध विधाओं में उन्होंने सिर्फ एकांकी कहानी नहीं, गद्य विधाओं में भी लिख चुके हैं। कहानी, नाटक, एकांकी नाटक, उपन्यास ग्रंथ लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, आलोचना आदि कुल हिंदी साहित्य के आदि क्षेत्र में उन्होंने खुलकर
लिखने के प्रयास किए हैं और खुलकर उन्होंने अपने साहित्य का योगदान इस हिंदी साहित्य के लिए दिए हैं। सन 1972 में इनको सेवियतलैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1972 में उनको सेवियतलैंड पुरस्कार वो भी नाटक साहित्य के लिए दिया गया है। सन 1996 में इनका मृत्यु हुआ है। तो उपेंद्र नाथ हस्क जी का मृत्यु सन 1996 में हुआ है। इनके कुछ प्रमुख एकांकी संग्रह आज यहाँ पर दिए गए हैं। देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, सांप को जुकाम, ये पांचों उनके प्रमुख एकांकी कहानी मानी जाती है। उसमें से देखिए उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास जितने भी लिखे हैं उनमें से कुछ विशेष उपन्यासों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म रात, निमिषा, ये चारों उनके प्रमुख उपन्यासों में दिए गए हैं। आज जो ये सूखी डाली एकांकी कहानी है, इस प्रस्तुत एकांकी कहानी में पंजाब जालंधर शहर के आसपास का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में चलने वाले एक बड़ी परिवार की कहानी है। तो ये काल्पनिक कहानी माने जाते हैं। उस बड़ी परिवार में 72 वर्ष के दादाजी हैं। तो वो दादाजी अपने परिवार चलाने के लिए, अपने परिवार को यूनिटी बनाकर रखने के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने परिवार के लिए अपने आप को समर्पण करने वाले मनोभाव के दादाजी के 3 बेटों हैं। तो बड़ी परिवार में 3 बेटों हैं और 3 बहुएं हैं और 5-6 पोतों हैं। तो इस बड़ी परिवार का कुल जिम्मेदारी दादाजी के हाथों में है। या घर का लेन देन हो सकता है, घर के लिए जो चाहिए जो नहीं चाहिए, घर के लिए उचित अनुचित क्या है, घर के लिए कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, कुल घर की जिम्मेदारी दादाजी के हाथों में ही। या बाहर से घर को लाने के लिए, घर से बाहर कुछ चीजों की बेचने के लिए, जो भी हो, उस घर के लिए खेती बाड़ी का व्यवहार जो भी है, कुल इस परिवार का जिम्मेदारी दादाजी के हाथ में है। तो दादाजी किस तरह इस परिवार को चलाते हैं। तो इस कहानी का शीर्षक एक सम्मिलित परिवार का चित्रण है। यहाँ पर इस कहानी में क्या है, एक सम्मिलित परिवार का चित्रण है। इस परिवार में देखिए सभी के सभी अनपढ़ ही हैं। तो दादाजी के पहला बेटा जो भारत देश में चलने वाला महायुद्ध में देहांत हो चुका था और उसके बाद 2 बेटे थे। तो जैसे उससे पहले दादाजी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ बेटा एक महायुद्ध में भारतीय महायुद्ध में सैनिकों की दर्जा पर काम करते थे। तब दादाजी परिवार चलाने के लिए अनेक कष्ट उठाए थे। तो जैसे ही बेटे का देहांत होने के बाद सरकार ने उनको एक मुरब्बा जमीन दी थी। तो उससे मुरब्बा जमीन का अर्थ है बिल्कुल बेकार जमीन। उस जमीन में हम कुछ भी फसल नहीं उगा सकते हैं, कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे जमीन को मुरब्बा जमीन या बेकार जमीन कहा जा सकता है। ऐसे बेकार जमीन दादाजी के बड़े बेटे के देहांत होने के बाद सरकार ने इनको इनाम के नाम पर दिया गया था। उसी जमीन में दादाजी ने परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, ऐसे फिर 2-3 मुरब्बा जमीन लेकर उन्होंने अपने जीवन शुरू किए थे। तो दादाजी किसी को ना पढ़ाए थे ना लिखाए थे, बड़े बेटे के उसी मुरब्बा जमीन से जीवन चलाने लगा था। तब देहांत बड़े बेटे का एक बेटा था परेश को उन्होंने पढ़ने के लिए शहर में रखे थे। तो परेश की शिक्षा पूर्ण हुई, यानी पढ़ाई पूर्ण हो गई। पढ़ाई पूर्ण होने के बाद परेश तहसीलदार बनता है। तो दादाजी हद से ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमारे घर में आज तक कोई न पढ़े हैं न लिखे हैं, कोई ऐसे बड़े अहदों पर पहुंचे ही नहीं। पहली बार जो हमारा पोता तहसीलदार बन गया। लेकिन घर में प्यारी पोती थी इंदु, यानी परेश की बहन छोटी, वो गांव की प्राथमिक शिक्षा पढ़ चुकी थी। गांव में जितना प्राथमिक शिक्षा रहता है 5वीं या 6वीं क्लास, उतना ही पढ़ लिख कर घर में उसी का अधिकार चलता था, क्योंकि उनकी मां अनपढ़ थी, चाची अनपढ़ थी, मंजली चाची अनपढ़ थी। तो विशेष तौर पर दादाजी के लिए प्यारी पोती थी। दादाजी के लिए प्यारी पोती होने के नाते घर का पूरे जिम्मेदारियां स्त्रियों के जो बीच में चलता है, स्त्रियों के बीच में चलने वाले सभी काम के ऊपर अधिकारिणी स्वयं हिंदू अपने आप को मान लेती थी। दादाजी प्यार से उसे कहते थे। तो पढ़ी लिखी पोती घर की आंतरिक व्यवहार देख लेने वाली थी। लेकिन पढ़ा लिखा तहसीलदार नायब बनता है। पढ़ा लिखा पोता तहसीलदार बनने के बाद दादाजी के घरों में 4 चांद लग गए, क्योंकि इससे पहले दादाजी के परिवार में बड़ा बेटा जो लड़ते लड़ते देहांत हो चुका था,
तो इससे इससे भी उनके घर में, उस गांव में उनका नाम सम्मान था। साथ ही साथ पोता तहसीलदार बन गया। इससे दादाजी का मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ गया। दादाजी अपने आप को खुश नसीब मानने लगे, क्योंकि मेरे परिवारों में आज तक न कोई पढ़े थे न लिखे थे, पहली बार मेरे पोता पढ़ चुका है, पढ़कर एक तहसीलदार बन गया है। अपने आप को महान मानने लगे तो सोचने लगे कैसा भी पोता बड़ा हो चुका है, तहसीलदार बन चुका है। तो पोते की शादी के बारे में सोचते हैं। शहर के, इलाहाबाद शहर के एक प्रतिष्ठित परिवारों में से पढ़ी लिखी लड़की, क्योंकि पढ़ा लिखा पोता है, विशेषकर सरकारों में बड़ा अहदों में नौकरी करता है, तो उसे पढ़ी लिखी लड़की से ब्याह करेगा तो ठीक होगा। दादाजी ने सोच विचार कर इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित व्यापारी उनके घरों से बेला नामक एक लड़के से ब्याह कर देते हैं पोते का। ब्याह करने के बाद एक शहर में पल पढ़ने वाली लड़की, वो भी प्रतिष्ठित परिवार में पल पढ़ने वाली लड़की है, माँ बाप की इकलौती बेटी है, उसे संबंध नातों के बारे में क्या पता रहता है। अमीरीपन घर में पड़ा है, अमीरीपन में पल पढ़ने वाली लड़की, आज़ाद माहौलों में घूमने वाली लड़की, बिल्कुल मनमानी करने वाली एक शहरी लड़की। देहाती गांव से कैसे है पता नहीं, देहाती गांव में किस तरह जीवन चलाते हैं वो भी पता नहीं। ऐसी पढ़ी लिखी शहरी लड़की को फतेह बनकर, यानी पोते का पत्नी फतेह बनाकर घर लाते हैं बेला। उस घर में आने के बाद घर में जो कोलाहल मचते हैं, घर में उसके लिए जो बातचीतें चलते हैं, घर में उससे जो घटनाओं चलने लगते हैं, इसी घटनाओं को लेकर एक अनपढ़ों के बीच में पढ़ी लिखी लड़की आने के बाद उस घर में क्या होता है। तो छात्रों देखिए, अनपढ़ों के बीचों में वहां पर सभी के सभी अनपढ़ ही हैं। दादाजी के तीनों बेटों, 12 बेटा तो देहांत हो चुका है, बेटों भी अनपढ़ ही है, सभी बहुओं भी अनपढ़ ही है, सिर्फ पढ़ी लिखी लड़की वही है, पढ़ा लिखा लड़का यह है। पढ़ा लिखा तो तहसीलदार है, घर से बाहर रहता है, कभी कभी छुट्टी आते ही गांव आता है। तो ऐसे अनपढ़ लोगों के बीच में पढ़ी लिखी लड़की आती है। आने के बाद वो चाहते हैं कि वो इसका सत्कार करे, ये चाहते हैं कि मैं पढ़ी लिखी हुई सब मेरे सत्कार करें। यूं ही आपस स्त्रियों के आपसी मामूल में झगड़ा चलने लगता है। इन्हीं घटनाओं को लेकर, इन्हीं विषयों को लेकर उपेंद्र नाथ अस्क जी आज हमारे सामने एक सुंदर एकांकी लिखे हैं। उस एकांकी की सुखी डाली। इस सुखी डाली में कुछ भी नहीं छात्रों, एक गरीब परिवार की घटनाएं हैं। तो गरीब परिवार में सभी अनपढ़ों के बीच में पढ़ी लिखी आने के बाद उस घर में जो चलने लगता है, छोटे छोटे काम के लिए हो सकता है, बातचीत करने के लिए हो सकता है, लेन देन करने के लिए हो सकता है, मान मर्यादा देने के लिए हो सकता है, इन सभी विषयों के लिए उस घर में किस तरह चर्चे चलते हैं, किस तरह उस घर में बहसें चलते रहते हैं, किस तरह उस घर में उस लड़की को आदर सत्कार पाना चाहती है, किस तरह उसे आदर सत्कार मिलता है, इन सभी विषय ही इस कहानी में दिया गया है। एक छात्रों, एक कहानी शुरू होता है। कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी में कुछ पात्र दिए गए, क्योंकि ये नाटकीय रूप में है। नाटकीय रूप में होने के नाते यहाँ पर पात्रों का परिचय करवाना ही पड़ता है। देखिए, प्रस्तुत पुरुष पात्रों में दादाजी है, करमचंद दादाजी के बेटे हैं, परेश दादाजी के पोते हैं, बासी मल्लू ये दादाजी के तीसरे बेटे के दोनों पोते हैं। इसके बाद स्त्री पात्रों में बेला नामक शहरी लड़की दादाजी के घरों में, देहाती गांव में बहू बनने के बाद, बहू बनकर आने के बाद क्या चलता है। तो यहाँ बहला इस घर की छोटी बहू का पात्र है। छोटी भाभी यानी उस घर में मंझले बेटे का पत्नी, छोटे बेटे का पत्नी, छोटी बहू, मंझली बहू उस घर करमचंद जी के पत्नी। उसके बाद बड़ी बहू, यह बड़ी बहू देखिए बेला के भी माँ है और हिंदू के लिए भी माँ है। तो बड़ा बेटा देहांत हो गया था, बड़ी बहू, इनके एक बेटा एक बेटी थे। बेटा जो पढ़कर तहसीलदार बन गया है, हिंदू बिल्कुल छोटी है, गांव की प्राथमिक शिक्षा पढ़ चुकी है, लेकिन घरों में सब लोगों के ऊपर अधिकार चलाती है प्यारी पोती होने के नाते। तो बड़ी बहू इस घर के नाम के लिए बड़ी है, लेकिन घरों में सब कुछ चलता है दादाजी के आज्ञा के अनुसार है। दादाजी के आज्ञा के अनुसार इस घर में चलता है रजवा। तो उनके घर में काम करने वाली स्त्री है, कई दिनों से रजवा के घर में काम करते आई। उनके दादा परदादाओं के जमाने से भी वो रजवा इनके घर में काम करके आई है। तो घर का पूरा काम यही
संभालती है, जैसे खाना बनाना हो, बर्तन मलना हो, कपड़े धोना हो, घर का साफ सफाई करना है। रजवा उनके घरों में नौकरानी ही, पारो घर के पड़ोसन, उसके बाद हिंदू इस परिवार में सबसे छोटी हैं और पढ़ी लिखी हैं, साथ ही साथ दादाजी के प्यारी पोती हैं, साथ ही साथ उसका अधिकार घर भर चलता है। घर में सभी अपनी चाची, मंजली चाची, अपनी माँ, सभी स्त्रियों के ऊपर अधिकार इसी का ही चलता है। तो कहानी शुरू होता है इन सभी पात्रों से। तो इन सभी पात्रों से कहानी शुरू होता है। वर्षों से वट के संगीत से रहने के कारण दादाजी ही वट के भांति दिखाई पड़ते हैं। देखिए, ये बड़ी परिवार होने के नाते, एक बड़ा पेड़ के जैसे इनका परिवार रहने के नाते, इस परिवार में हद से ज्यादा स्थान है, हद से ज्यादा मान मर्यादा यहाँ पर दिया जाता है। वही दादाजी का उम्र है 72 वर्ष, बिल्कुल लंबी दाढ़ियां, मूछें हैं और हद से ज्यादा हट्टे कट्टे हैं, साथ ही साथ दिन भर मेहनत करने के कारण वो शरीर से न झुके हैं, बिल्कुल अभी नौजवानों के जैसे ही वो लगते हैं। सफेद दाढ़ी, वट की लंबी जड़ों के जैसे उनके दाढ़ी नाभि को छूने की कोशिश करते हैं, यानी नाभि तक आगे इतने बड़े ऊंची दाढ़े उनके हैं, हद से ज्यादा तंदुरुस्त लगते हैं। घर की पूरा जिम्मेदारी भी दादाजी के कंधों पर है, क्योंकि दादाजी उस घर के लिए मुख्य होने के नाते घर की पूरा जिम्मेदारी दादाजी के ही हाथ में ही, या बाहरी का व्यवहार हो, या घरों के व्यवहार हो, या खेती बाड़ी का व्यवहार हो, जो भी देख लेना दादाजी का ही काम माने जाते हैं। दादाजी का बड़ा बेटा सन 1914 के महायुद्ध में उनको सैनिक भर्ती के लिए नौकरी आया था। उस नौकरी में वो महायुद्ध में लड़ते देहांत हो गए। दादाजी का बड़ा बेटा देहांत होने के बाद सरकार ने दादाजी को 4 एकड़ मुरब्बा जमीन दिया था। तो दादाजी ने उस मुरब्बा जमीन में ही ऐसे अन्य मेहनत करते अन्य जमीन खरीद कर दादाजी के घरों में आप अमीरीपन के लिए कोई कमी नहीं, चीनी कारखाना अपनी खेती में बना लिए हैं और मुर्गी डेयरी बना लिए हैं, साथ ही साथ खेती बाड़ी का सभी काम, एक बेटे को एक काम, एक पोतों के एक काम, सभी जिम्मेदारी दादाजी अपने बेटों पोतों के बीच में बांटकर वो आराम से रहते हैं और अपनी परिवार चलाने के लिए ऐसे उसी में एक ही सरकार ने जो दिए हुए जमीन खरीद कर छोटे मोटे और मुरब्बा जमीन खरीद कर एक खेत में फसल उगाते हैं, एक खेत में वही मुरब्बा जमीन में चीनी कारखाने चलाते हैं, नहीं शक्कर कारखाना चलाते हैं, और एक छोटा सा खेत में मुर्गी डायरी बनाए। सभी ऐसे पोतों बेटों को काम बांटकर उनको काम लगाकर परिवार चलाने की पूरी जिम्मेदारी दादाजी के कंधों पर है। ये दादाजी के घरों के सभी पुरुषों करने वाले काम है, तो पुरुषों को ऐसे काम दिया गया है। तो उसके बाद एक दादाजी के घर हम देखते हैं, वही देहाती में घर कैसे होते हैं आप लोगों को पता ही है। दादाजी के घर में भी, गांव में भी ऐसे एक घर है। उस घर में कुल 4 कमरे हैं। एक बड़ा सा मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से अंदर जाते ही एक बड़ा सा बरामदा है। बरामदे के अंदर से वहाँ पर कुल 4 कमरे हैं। 4 कमरों में से देखिए, एक कमरा बड़ी बहू का है, दूसरा कमरा छोटी बहू का है, तीसरा कमरा मंझली बहू का है, और एक कमरा है, चौथा जो कमरा है वो रसोई घर है। दादाजी के परिवार में का रसोई घर, वहाँ पर सुबह से शाम तक पकवान बनते ही रहते हैं। बाहर जो बरामदा है, उस बरामदे में इस ओर एक तख्ता बिछाए हैं, इस ओर एक तख्ते बिछाए हैं, उधर तख्ते पर कभी लोग बैठते उठते हैं। साथ ही साथ उस घर में दीवार के ऊपर, यानी बरामदे की दीवार पर एक आराम कुर्सी लटका दी है। वो आराम कुर्सी इसलिए है कि कभी कभी दादाजी घर के सभी लोगों से कुछ बात करना हो, या कुछ सुनाना हो, या कुछ कहना हो, तो वो आराम कुर्सी घर के आंगन में बीचों बीच में बिछाते हैं। दादाजी उस कुर्सी पर बैठते हैं, सभी लोगों से बातचीत करते हैं, या लेन देन के लिए हो सकता है, घर चलाने के लिए हो सकता है, या किसी से कुछ कहने के लिए भी दादाजी कभी चाहते हैं तो उस आराम कुर्सी को आंगन के बीचों बीच में बिठाते थे। दादाजी कुर्सी पर बैठते थे, सभी लोगों के सामने चटाई बिछाकर बैठते थे, सब कुछ लोग तख्त पर बैठते थे। दादाजी अपने ही घर में पंचायत चलाते थे।
तो घर की पंचायत चलाने के लिए दादाजी के घरों में पुरानी कुर्सी थी, वही आराम कुर्सी हमेशा दीवार पर लटकाते थे। कभी कभी जरूरत पड़े तभी उसे वो आंगन में बिछाकर सब लोगों से बातें करते थे। ये दादाजी का परिवार है। देखिए नाम के लिए दादाजी प्रतिष्ठित माने जाते हैं। देहाती गांव में देखिए रहने के लिए छोटा सा मकान हो जो भी वो चलता ही, दादाजी के घरों में भी ऐसा ही था। चाकुल 4 कमरों में से तीनों बहुओं के लिए 3 कमरे बांटे गए थे। एक कमरा जो रसोई का था, आंगन ही उनके लिए सब कुछ था। आंगन के बाजू में एक स्नान घर था, उस स्नान घर में एक नली, साथ ही साथ वहाँ पर कपड़े धोने के लिए कुछ पत्थर बिछाते थे। जैसे ही दोपहर शुरू होते ही उस आंगन में कुछ स्त्रियां बैठकर बातें करते थे, कभी कपड़े धोते थे। घर का पूरा काम होने के बाद स्त्रियों को क्या है, कहीं ना कहीं बैठकर बातें करना ही पड़ता है। घर का पूरा काम दोपहर तक खत्म होता है। दोपहर तक खत्म होने के बाद दोपहर से शाम तक वक्त बिताने के लिए उस घर के स्त्रियों के लिए आंगन ही काफी था, वही बरामदा ही काफी था। कभी कभी ठंडियों के दिनों में उस आंगन में या बरामदों में बैठकर धूप सेक लेते थे। कभी कभी वही नल से पानी लेकर कपड़े धोते थे। हमेशा कुछ ना कुछ उस बरामदा आंगन में चलता ही रहता था। ये क्या है, दादाजी का एक घर है, दादाजी का घर है। इस घर में हमेशा कुछ सभी स्त्रियां घरों में रहते हैं। तो इन तीनों स्त्रियों के ऊपर अधिकार चलाते हैं प्यारी पोती इंदु। कभी अपनी माँ को समझाती है, गाली देती है, कभी अपने छोटी चाची को गाली देती है, समझाती है, कभी अपनी मंझली चाची को समझाती है, कभी गाली देती है, कभी दादा जो कहते हैं घरों की सभी स्त्रियां वो दादाजी तक लाकर बोलती है। दादाजी जो कहते हैं, दादाजी का हुक्म घर के औरतों के सामने बातें करती है। कुल उस घर में दादाजी का कहना माना और कहना मानकर जो दादाजी की फरमाइश है, दादाजी का पूर्ण फरमाइश पूर्ण करने के लिए अपने आप को समर्पित करने वाली एक एक प्यारी पोती है इस घर में इंदु। इंदु गांव की प्राथमिक शिक्षा पढ़ चुकी है। गांव की प्राथमिक शिक्षा पढ़ने के कारण वो अपने आप को महान मानती है। उनकी मां अनपढ़ थी, चाची अनपढ़ थी, मंझली चाची अनपढ़ थे, ताऊ चाचा सभी के सभी अनपढ़ ही थे। सभी के ऊपर प्यार से अधिकार चलाती थी प्यारी पोती। ऐसे एक परिवार में से कहानी शुरू होता है। देखिए तो बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहानी शुरू होता है। कहानी के प्रारंभ में ही बड़ी बहू बिल्कुल व्यस्त होकर आकर बरामदे में बैठती है, क्योंकि परेश का शादी हो चुका था। परेश की फतेह यानी परेश की पत्नी बेला घर आई थी, लेकिन दादाजी ने बेला को रहने के लिए ऊपर एक कमरा बना दिए थे। उसी ऊपर ही कमरे में उसका साम्राज्य था। साथ ही साथ दादाजी ने सोच लिए थे कि फतेह तो पढ़ी लिखी तो उसे कुर्सी और पलंगों की भी जरूरत होती है। तो दादाजी ने परेश की शादी करने से पहले इस 4 कमरे के ऊपर ही एक बड़ा सा कमरा बना दिए थे पोता और फतेह को रहने के लिए। घर में जो भी टूटे फूटे फर्नीचर थे, सभी फर्नीचर्स, पलंग हो सकता है या कुर्सी हो सकता है, जो भी घरों में टूटे फूटे होते वहीं सजाए थे, यानी फतेह को आराम से रहने के लिए वहीं सजाए थे। और परेश का शादी भी हो गया था। पत्नी को साथ में लेकर घर में छोड़कर परेश 4 दिन तक रहा। उसके बाद वो फिर अपने काम के लिए शहर गया। यहाँ पर बेला अकेली अपने कमरे में रहने लगी। बेला अकेली अपने कमरे में रहने लगी। कभी कभी आवाज देते तो खाने के लिए नीचे आने वाली, कभी कभी उसे जो भी चाहे तो नौकरानी से मंगवा कर वहीं ऊपर के कमरे में ही रहने वाली। उसका ऊपर कमरा ही सब कुछ बन गया था। तो यहाँ पर बड़ी बहू शादी होकर कुछ दिन हो गया था। बड़ी बहू धीरे से आकर घर की बड़ी बहू धीरे से आकर बरामदे में बैठ गई थी। उनके लिए बरामदा ही सब कुछ था। बरामदे में आकर बैठ गई थी। आकर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने, वो कह गई। आकर बरामदे में बैठ गई। इन दो वहीं खेल रहे थे। तो बड़ी बहू अपनी बेटी इंदु को बुलाती है। बुलाकर कहती है, बेटी जाओ भाभी के पास जाओ और तनिक देखो कि भाभी क्या कर रही है। तो देखिए इंदु बिल्कुल छोटी है। छोटी हो तो भी वो अपने आप को ननद मानती है। एक कहावत भी है, कभी सास माँ नहीं बन सकती। कहावत के लिए कहते हैं कि कभी सास माँ नहीं बन सकती, कभी ननद बहन नहीं बन सकती। ननद कभी बहन नहीं बन सकते। कहावत के लिए कहते हैं मेरी बहू मेरी बेटी से भी बढ़कर है। अंदर अंदर ही बहू के लिए कुछ दाल मलते रहते हैं। कहावत है, इसलिए कभी सास माँ नहीं बन सकती। कहते हैं मेरे भाभी मेरे बहन से भी बढ़कर है। कभी ननद
बहन नहीं बन सकती। इंदु बिल्कुल छोटी थी, छोटी होने के नाते भी उसे भाभी पर गर्व था, क्योंकि आकर कहीं दिन हो गए भाभी कमरे से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, किसी से कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं, किसी से कुछ कहने के लिए भी तैयार नहीं है। इंदु को अंदर अंदर ही भाभी के लिए क्रोध है। आकर बड़ी बहू ने आंगन में बैठी, चारपाई था, तख्ते पर बैठ गई, बैठकर बाहर ठहरने वाले अपने बेटे को बुलाती, इंदु बेटा इधर आओ, थोड़ा ऊपर जाओ, तुम्हारे भाभी क्या कर रही देखो। कहीं दिन से वो नीचे आती ही नहीं है, शादी होकर इतने दिन हो गया, ना कभी आई है, ना कभी बड़ों से बात की है, ना घर का रीति रिवाज जानने के बारे में कोशिश भी नहीं कर रही है। जाओ बेटी क्या हो गया। इंदु सीधे से भागते ही सीढ़ियां चढ़ती है, ऊपर जाती है, भाभी के कमरे में झांकती है, इधर उधर उधर, भाभी कुछ भी नहीं है, अपने हाल पर बैठी। इंदु आकर चुपचाप माँ के पास बैठ गई। इंदु आकर भाभी के कमरों में झांककर आकर चुपचाप माँ के पास बैठ गई। तब बड़ी बहू अपनी बेटी से कहती है, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो। बेटी से कहती है, बेटी क्या हुआ। ज्यादातर तो खुशी से गई कि भाभी के कमरे में झांकने के लिए, भाभी से कुछ बातें करने के लिए, आकर गुस्से से बैठ गई। बिल्कुल विपरीत का अर्थ है हद से ज्यादा तुम क्रोधित हो गई हो। क्या हुआ है, भाभी के पास कुछ कहो। क्या तुम्हारे भाभी ने क्या कह दिया, इतना गुस्सा होने के लिए, इतने नाराज होने के लिए तुम्हारे भाभी ने तुमसे क्या कह दिए, कहो बेटी क्या हुआ। तो अपनी बेटी इंदु से बहू के बारे में पूछती है बड़ी बहू, तब इंदु कहती है क्रोध से, गुस्से से कहती है, और क्या, ईंट मारती। क्या होता है माँ, भाभी क्या कर सकती, ईंट मारती। ईंट मारती का अर्थ है गाली देती है। कैसे गाली, तुम लोग ठीक नहीं है, तुम्हारे घर का रीति रिवाज ठीक नहीं है, तुम्हारे गांव में ऐसे हैं, तुम्हारे घर ऐसे हैं, कभी देखो ईंट मारती। ईंट मारती का अर्थ है कुछ मुझसे बुरे बातें कह रही हैं, अपने घरों के लिए, हमारे परिवार के लिए भाभी के मन में ना इज्जत है ना कुछ भी है, हम लोगों के लिए गाली दे रही है। बड़ी बहू कुछ कहो भी, माँ बहू से जब चिंतित हो गया, क्योंकि बड़ी बहू को चिंतित हो, क्योंकि उसी की बहू है। तो इतने दिनों तक तो इस घर में कभी स्त्रियां किसी से कुछ नहीं कहते थे, किसी से कुछ लेन देन भी नहीं था, चुप घर में काम होता है उस काम को कर लेते थे, खाना पीना हो गया और आराम से रह लेते थे। आई 15 दिन हो गया, घर के लिए गाली दे रही है, तो यहाँ पर सांस, बड़ी बहू सांस होने के नाते उसे से ज्यादा दुख भी होने लगा। और बेटी से कहते हैं, बेटी तुम क्या कह रही हो, साफ साफ कहो, तुम्हारे बाप ने तुमसे क्या कह दिया। तब इंदु कहती है, मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता। हाथ मटक कर अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं है, हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। तो माँ जबरदस्ती से इंदु से कहने लगी, इंदु कहने लगी, क्या कहती है माँ तुम्हारे को। देखिए पर शब्द कैसे प्रयोग किया गया है। माँ क्या कहती है तुम्हारे बहू, हमेशा हमारे घर पर ताने देते हैं, हमारे घर के सामने उनके मायके का गुणगान करते हैं। क्योंकि देखिए स्त्रियां जितने भी हो, जैसे भी हो, मायका उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। मायका का अर्थ है जहाँ उन्होंने पल बढ़ते हैं, जहाँ उनके लिए प्यार होता है, उनके लिए माँ बाप होते हैं, उनके लिए भाई बहनें होते हैं, उस घर को छोड़कर दूसरे घर आते हैं। आने के बाद जितने भी बूढ़े हो जाएं, मायका उनके लिए महत्वपूर्ण का जगह माने जाते हैं। मायके के लिए कुछ लोग कुछ कह दिए तो उनको गुस्सा आ जाता है, मेरे मायके के लिए आप ऐसे बात करते हैं, मेरे मायके वालों के लिए आप ऐसे बात करते हैं, मेरे बाप के बारे में ऐसे बात करते हैं, मेरे माँ बाप से ऐसे उनके लिए आप ऐसे कहते हैं, मायका का नाम लेते ही उनको गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पर बेला क्या कर रही है, अपनी ननद इंदु के सामने अपने मायके की तारीफ करती है। मेरे मायके में ऐसा होता है, मेरे मायके में ऐसा नहीं होता है, मेरे मायके में ऐसे लोग हैं, मेरे घर ऐसा है, मेरा सब मायके का तारीफ बेला अपने ननद के सामने करने लगी। ननद इंदु को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि ये आई है इस घर की बहू बनकर, हमारे भाई की पत्नी, हमारे घर के लिए बहू है। यहाँ का तारीफ करना छोड़कर, यहाँ के लोगों के साथ लगाव लगाने का छोड़कर, इस घर के बारे में सोचना छोड़कर, आए इतने दिन हो गए अभी मायके की बात करती है। तो हद से ज्यादा गुस्सा आता है। माँ से कहती है, माँ तुम्हारी बहू क्या करती है, हमेशा हमारे घर को ताना मारती रहती है, हमेशा हमारे घर के रीति रिवाज पर टीका करती है। कब देखो तब मेरे मायके में ऐसा होता है, तुम्हारे घर में ऐसा नहीं, मेरे मायके में ऐसा नौकरानी है, तुम्हारे पास एक नौकरानी नहीं है,
मेरे मायके में ऐसे फर्नीचर्स वगैरह है, आपके घरों में ऐसा नहीं है, मेरे मायके में ऐसा खाना बनता है, आपके घरों में ऐसा नहीं है। हमेशा देखो माँ, तुम्हारे बहू मायका 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 के ही बात करती है, उसके मायके के सामने हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग गंवार हैं, हम लोगों के लिए भाभी के मन में न इज्जत है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा कब देखो तब मायके की ही बात करती है माँ, तुम्हारे बहू इसके अलावा क्या कर सकती है। इंदु ने जो भाभी के मन में चलने वाले बातों माँ के सामने कह दिया। कहने के बाद यहाँ पर बड़ी बहू हद से ज्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि वो उसके सांस ही बेला के सांस है, सांस होने के नाते हद से ज्यादा चिंता उसे होने लगा, उसे हद से ज्यादा आश्चर्य होने लगा, कैसे बहू मुझे मिल गई। सोचने लगी, दादाजी ने कहा था कि पढ़ा लिखा पोता है, पढ़ी लिखी बहू आएगी तो घरों में चार चांद लग जाएंगे, पढ़ा लिखा पोता पढ़ी लिखी फतेहू दोनों मिलकर हमारे घर के रीत रिवाज ही बदल जाएंगे, हमारे घर बिल्कुल अमीरपन से भरा रहेगा। दादाजी ने हजारों सपने देखे थे, ये कैसी बहू आ गई। तो बहू के लिए दादाजी के जो सोच विचारों को लेकर बड़ी बहू यानी इंदु की भी माँ है, परेश के लिए भी माँ है। सोचने लगी आखिर बहू कैसे आई, क्या होगा, अबे घर को कौन बचाएगा। आकर ऐसे कुछ ही दिन भी हुए, अभी हमारे उसके लिए मायका का ही तारीफ करते, हमारे लिए कुछ उसके लिए न गिनते न तिनते हैं, कुछ भी नहीं। आखिर कैसा। यहाँ पर सास बहुत से ज्यादा चिंतित होने लगा इंदु। उसके बाद माँ के कंधों पर हाथ रखकर कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। और कहती है, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी, मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। देखो माँ, आज तुम्हारी बहू ने क्या कर दिया। यूं मैं घर से बाहर, रसोई से बाहर जाकर आंगन से बाहर गई, तब मिश्रानी करते हैं, देखिए घर के पूरा जो काम करते हैं नौकरानियां, घर का पूरा काम यानी कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, घर के लोगों के लिए खाना भी बनाते हैं। कुल 4-5 नौकरानियां करने वाले काम एक स्त्री कर लेती है तो उसे मिश्रानी कहते हैं। कभी रसोई का भी काम करती है, कभी झाड़ू लगाती है, कभी बर्तन मलती है, कभी पोछा करती है। सब घर के काम एक स्त्री संभाल सकती हो तो उसे मिश्रानी कहते हैं। तो दादाजी के घर में भी कहीं दिन से काम करने वाली एक मिश्रानी थी, उसका नाम था रजवा। रजवा कहीं दिनों से दादाजी के घर में काम करते आए हैं। दादाजी के घरों के लिए रजवा के हाथों से खाना बनता था, दादाजी का घर का साफ सुथरा रजवा के हाथ से ही होता था। दादाजी के घरों के सभी काम रजवा ही करती थी। कहीं दिनों से रजवा दादाजी के घरों में काम करने वाली नौकरानी मिश्रानी के रूप में काम करती थी। तो मिश्रानी आज बाहर खड़ी हुई रो रही है। मैंने पूछा कि क्या हुआ। भाभी ने उसे काम से हटाने की बातें की है माँ, भाभी ने उस मिश्रानी को काम से हटाने की बातें की है, इसलिए रजवा जाकर बाहर खड़ी रो रही थी। मैंने आज देखी यह घटना भी इंदु अपनी माँ के सामने ही कह दिया। तो बड़ी बहू को और ही अच्छा हाथ से दुख होने लगा, और उसे बड़ी भाभी को जो बहू के व्यवहार से हद से ज्यादा और लज्जित होना पड़ने लगा। उसी आश्चर्य से फिर यहाँ पर पहले ही जो उस घर के लिए कुछ ना गिनती है, उस घर के सामने मायके का तारीफ करती है, तब ही यहाँ पर बड़ी बहू हद से ज्यादा चिंतित हो गया था, कैसे बहू आई है। लेकिन वह नौकरानी को काम से हटाने की भी बातें करने लगी है, नौकरानी को भी घर से बाहर निकाल दी है। तो ये कहाँ का न्याय है। हम आकर इतने दिन बीत गए, आज तक उस रजवा को निकालने के ना बातें हुई हैं, कुछ भी नहीं। रजवा तो इस घर के सदस्यों के जैसे काम करने वाली नौकरानी थी, हमारे घर के लिए सदियों से काम करने वाले रजवा को काम से हटाने की बातें करने लगी है मेरी बहू। फिर यहाँ पर बड़ी बहू हद से ज्यादा चिंतित हो गया, हद से ज्यादा और ही चिंतित होकर अपने बेटे से कहती है, काम से हटा दिया, भला क्या दोष था उसका। अरे उसे क्यों काम से हटा देती है बली बहू, क्योंकि वो तो हम लोगों के लिए सब कुछ करती है, हम लोगों का खाना बनाती है, हम लोगों के लिए बर्तन धोती है, हमारे घर का काम भी पूरा वही संभालती है। लेकिन वो कौन सा काम था ऐसे बहू रानी का नहीं किया, उसे क्यों काम से हटाना चाहती है बेटी, तुम साफ साफ कहो। अपनी बेटी से कहती है कि बड़ी बहू साफ साफ कहो, आखिर उसे काम से क्यों निकालना चाहती है बेला। तब इंदु कहती है, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। माँ उसकी कुछ दोष का थे गलती। माँ यहाँ पर रजवा का गलती कुछ भी नहीं है, रजवा का गलती कुछ भी नहीं है। तो रजवा ने एक बार
भाभी के कमरे पर झाड़ू लगाने के लिए गई थी। जैसे झाड़ू लगाती है तो भाभी ने उसके हाथों से झाड़ू छीनकर, ऐसे झाड़ू लगाने से कमरा साफ नहीं होता, पोछा करने से काम नहीं चलता, घरों की कुछ साफ सफाई भी होती है, साथ ही साथ सजावट बनावट भी होती है। तुम्हारे जैसे अनपढ़ नौकरानियों से मेरे कमरा साफ करने से बेहतर है कि मैं अपने कमरे को स्वयं साफ कर लेती हूँ, इसलिए तुम मेरे कमरे से चले जाओ। झाड़ू छीनकर कमरे से बाहर ढकेल दिया और जाते जाते भाभी ने कहा दी कि दादाजी से कहो आकर तुझे काम से हटा दूंगी। ऐसे धमकी नौकरानी को दी है भाभी ने दिए हैं। माँ सोचो। फिर इंदु ने जो घटना था सब कुछ माँ के सामने समझा दी और माँ के सामने सब कुछ समझाने लगी। तब भी काम करना नहीं चाहता। माँ जी को फिर क्रोध आ गया, तो बिल्कुल जैसे बड़ी वो ठहरी थी यूं ही बैठ गई। सोचने लगी आखिर आज इसे काम से हटाती है, कल क्या क्या हो सकता है। क्रोधित होकर गुस्से से जो खड़ी थी तख्त पर बैठ गई। बेटी से कहने लगी काम करना नहीं आता। बेटी तुम क्या कह रही हो? ये रजवा तो कहीं दिनों से हमारे घर में काम करती है, उसे कैसे काम का फर्क नहीं है, उसे काम का तरीका मालूम नहीं है, क्या कहती हो? तब इंदु कहती है उसे बेचारी ने कहा कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख आऊंगी। भला कई दिन हुए मुझे आपका काम करते, किंतु बहू रानी ने न मानी। झाड़ा से हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ स्वयं कर लूंगी। अब तक इतना तो सलीका नहीं है कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन तू क्या सीख जाएगी? कुछ भी नहीं माँ। भाभी ने जैसे भाभी रजवा काम कर रही थी, इतना दिनों से हो गए इस घर में काम करती हो, ठीक से झाड़ू लगाने के लिए नहीं आता, ठीक से पोछा करने के लिए नहीं आता, घर का साफ सफाई नहीं आता। उसे अनाप शनाप बातें कहकर उसके हाथों से झाड़ू छीनकर बाहर फेंक दी और कहने लगी कि कल से तुम मेरे कमरे साफ करने के लिए मत आओ, मैं स्वयं अपने काम कर लूंगी, मैं ही अपना कमरा साफ कर लूंगी, जो भी उस कमरे में काम हो वही स्वयं कर लूंगी, तुम मत आओ। झाड़ू छीनकर उसे बाहर धकेल दी। इसीलिए यहाँ पर रजवा को उससे ज्यादा दुख हुआ है, काम से निकालने का भी डर रजवा को हुआ है, इसलिए रजवा बाहर खड़ी है। माँ जाकर तुम रजवा से कहा दो, रजवा को समझाने की कोशिश करो। फिर भाभी और बेला और रजवा के बीच में जो घटना हुई थी उस घटना को फिर इंदु अपने माँ के सामने दोबारा दोहराती है। तो सलीका नहीं, तो बड़ी बहू कहती बेटी उससे काम सलीका करते तरीका, यहाँ पर रजवा को काम करने का तरीका पता नहीं है। कहीं दिनों से रजवा हमारे घर में काम करती आई है, उसे कैसे तरीका पता नहीं। बेटी तुम क्या कह रही हो? इंदु कहती है मैं जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है, जाने तुम्हारा कौन सा काम है जो इसने नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकरियों से काम लेने के भी तमीज होना चाहिए। तो जैसे ही माँ के सामने फिर इंदु कहती है माँ जैसे ही भाभी ने रजवा के हाथों से झाड़ू छीनकर झाड़ू फेंक कर कहने लगी कि काम मत करो, आज से तुम मेरे कमरे में मत आओ, मेरे कमरे की ना झाड़ू करो ना सफाई करो, कुछ भी मत करो, मैं अपना कमरा स्वयं साफ करूंगी। तब मैं वहां पर ही खड़ी थी माँ, मैं सीधा भाभी के पास गई और भाभी से कहने लगी कि भाभी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ये रजवा कहीं दिनों से हमारे घर में काम करती है, हमारे घर का सब लोगों के लिए खाना वही बनाती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन मलती है, कपड़ा धोती है, सब कुछ तो हमारे सब लोगों के लिए करती है माँ, करती ही है भाभी। लेकिन तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है रजवा ने नहीं किया, तो उसे क्यों काम से हटाती है भाभी? मैंने भाभी को 10 बार समझाने की कोशिश की है माँ, लेकिन भाभी ने मेरा कहना एक भी नहीं मानी, रजवा को बाहर ढकेल दिया। देखो माँ रजवा बाहर जाकर खड़ी रो रही है। माँ रजवा से कुछ बातें करो। तब बड़ी बहू कहती है हाँ और क्या बेटी, तुम्हारे भाभी रजवा से इतना ही कह दिया और क्या कह दिया, और उसे क्या क्या कह दिया साफ साफ समझ कहो कि मुझे, मैं जाकर रजवा से बात करूं और मैं रजवा को समझाने की कोशिश करूं। तब इंदु कहती है झट से बोली वह तमीज तो बस आप लोगों का है, मैंने कहा तुम तो लड़ते हो, मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि नौकरों से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली और वह ढंग मुझे नहीं आता, मैंने नौकरों
नौकरों जो यहीं आकर देखे, फिर करने लगी। काम लेने का ढंग उसे आता है, जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं होता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज है। न जाने तुम लोग किस तरह इन पुहर नौकरों से गुजरा कर लेती हो। मेरे मायके में तो ऐसे गंवार विश्रामी 2 दिन छोड़ दें, 2 घड़ी भी न टिक सकती। तो माँ मैं भाभी के पास गई, भाभी से कहने लगी, भाभी ऐसे क्यों कहती हैं, और अच्छा कहीं दिनों से हमारे घर में काम करती हैं, तो उसे आप काम से हटाने की बातें क्यों करते हैं, भाभी जी कहो। तब भाभी ने माँ मुझसे कहा कि तुम लोगों को काम लेने का भी तरीका पता नहीं, तुम्हारे घर में काम कर रहे नौकरों को काम करने का भी पता नहीं। ऐसे नौकरानियां मेरे घर में एक दिन भी नहीं टिकती, ऐसे गंवार नौकरानियां मेरे घर में एक दिन क्यों, एक घड़ी भी काम नहीं कर सकते हैं। तुम जो ऐसे हैं, तुम्हारे घरों में काम कर रहे नौकरानों भी ऐसे ही हैं। तुम जो ठहरे ऐसे लोग गंवार अनपढ़, तुम्हारे घरों में काम कर रहे नौकर जो ठहरे गंवार अनपढ़। माँ भाभी से मैं इतना कहने के लिए गई तो भाभी हम लोगों के लिए गाली दी और नौकरानी को भी गाली दी। कुल हम लोगों के साथ भाभी के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है माँ, हम भाभी के सामने अनपढ़ हैं, भाभी के सामने हम गुज्जर हैं, हम अनपढ़ हैं, हमारे घर के लोग अनपढ़ हैं, हमारे घरों में काम करने वाले भी नौकरानी है, भाभी के सामने अनपढ़ ही है माँ। भाभी हम लोगों के न गिनती है न कुछ भी नहीं है। कहती है कि कमरा साफ करने से कमरा नहीं बनता, झाड़ू लगाने से कमरा नहीं बनता, कभी कभी उसकी सजावट बनावट भी करना चाहिए, और इस नौकरानी को आता ही नहीं है। तुम जो ठहरे गंवार अनपढ़, जो नौकरानी जो ठहरे गंवार अनपढ़, आज से इस घर के काम मैं स्वयं कर लूंगी, मेरे जो कमरे के काम मैं ही कर लूंगी, इस नौकरानी से मेरा निर्वाह न होगा, यह नौकरानी आज से मेरे कमरे पर नहीं आना चाहिए। ऐसे धमकाकर रजवा को भाभी ने काम से भी हटाने की बातें की, और रजवा जैसे ही जाकर खड़ी रो रही है, माँ देखो। तब बड़ी बहू को और ही चिंता होने लगा। बड़ी बहू कहीं उनसे ये सब बातें बेटी से पूछती है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बहू को अपनी बेटी पर भी भरोसा नहीं है, ये कितना सच है या कितना झूठ है, नौकरानी और बहू के बीच में क्या हुआ है ये तो नहीं देखी थी। फिर बेटी से जबरदस्ती पूछने लगी, बेटी तुम सच कहो, ये सभी बातें तुम्हारे भाभी नौकरानी से की हैं। तब इंदु कहती है, और कैसे कहती है माँ, और कैसे कह सकती है तुम्हारी भाभी, हाँ और कैसे कह सकती है तुम्हारी बहू, ऐसे बातें सभी नौकरानी के लिए कहती है, हमारे घर के सभी नौकरानियों के लिए ऐसे बातें तुम्हारी बहू करने लगी है। माँ देखो, जब से आई है तो सुन रहे हैं, नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में खाना पीना अच्छा है, तो उसके मायके में कपड़े पहनने का ढंग आता है, तो उसके मायके वालों को हम तो ना जाने कैसे जी रहे हैं, नाक दो चढ़ाकर यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ नहीं आता, हमारे नौकर गंवार, हम पड़ोस गंवार, हम स्वयं गंवार हैं। बेटी इंदु अपने माँ के सामने कहने लगी, माँ भाभी कब से आई है, तब से सिर्फ मायका का ही गुणगान करते आई है, हमारा जीवन ही भाभी को पसंद नहीं, हमारा खाना पीना भाभी को पसंद नहीं, हमारा पहना ओढ़ना भाभी को पसंद नहीं, हमारे घर का काम भाभी को पसंद नहीं, हमारे घर के रीति रिवाज भाभी को पसंद नहीं, हमारे घर के नौकर भाभी को पसंद नहीं, हमारे घर के अड़ोस पड़ोस भी भाभी को पसंद नहीं, हम अनपढ़, हमारे काम करने नौकरानी अनपढ़, हमारे आजू बाजू के लोग भी, हमारे पड़ोस लोग सभी के सभी हम अनपढ़ ही अनपढ़ हैं। हम लोगों के सामने सिर्फ मैके का तारीफ रहता है, कब देखो तब खाना बनता है भाभी के घर पे ही, ढंग का खाना, पहना ओढ़ना जानते हैं भाभी के मैके वाले और भाभी ही जानते हैं। कुल भाभी अपने मैके के सामने हम लोगों को कुछ नहीं गिनते हैं, भाभी के लिए मैका ही सर्वश्रेष्ठ है, खाना पीना रहना ओढ़ना सब कुछ उनके घर में ही अच्छा है। हमारे घर का रीति रिवाज भाभी को कुछ भी पता नहीं है माँ, वो उसके सामने हम सब लोग जीरो बन गए हैं माँ। कब देखो तब हम लोगों को ताने मारते ही रहती है भाभी, कब देखो तब हमारे रीति रिवाज पर ताने मारते रहते हैं भाभी, कब देखो तब हम लोगों को बुरी दृष्टि से देखते हैं माँ भाभी, इसके अलावा कुछ नहीं जानती है। कब देखो सिर्फ मायके की तारीफ तुम्हारी बहू कहती है, करती है, तुम्हारी बहू करती है, बार बार माँ के सामने बहू कहकर बातें करने लगी। इस घर की ननद इंदु अपने भाभी के लिए अपने माँ के सामने, बड़ी बहू को चिंतित होने लगा, चकित विस्मित सिर्फ सुनती है, जितना भी बेटी कह रही है सब कुछ सुनने लगी है, क्योंकि यहाँ बड़ी बहू कुछ नहीं कर सकती है, नाम के लिए वो बड़ी बहू है, नाम के लिए वो
बेला का सास है, नाम के लिए परेश की माँ है, नाम के लिए इंदु की माँ है। सिर्फ उसका घर में नाम के लिए सब कुछ यहाँ पर बड़ी हो, जो भी चलता है इस घर का अधिकार दादाजी के ही हाथों में, घर का पूरा अधिकारी दादाजी के ही हाथों में ही है। चकित विश्व में सिर्फ सुनने लगी, बेटी जो कहने लगी सब कुछ सुनने लगी। इंदु कहने लगी, मैंने भी कहा किया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम्ही जो हो, एक मिश्रानी और ले आती तो हम गंवार भी उससे कुछ सीख लेते। इंदु यहाँ पर भाभी को व्यंग्यात्मक शब्द से कहती है, क्या तारीफ करती हो भाभी तुम मायके की, कब से आई हो तब से हम सुन रहे हैं कि मायका 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 कहते हैं कि तुम एक ही नमूना स्त्री हो, मायके के बारे में हमेशा बात करने वाले स्त्री तुम एक ही हो। एक काम करो भाभी जी, हम जो अनपढ़ गंवार हैं, ना हम पढ़े लिखे हैं, ना हम कुछ रीति रिवाज जानते कुछ भी नहीं, एक काम करो भाभी, तुम्हारे मायके से पढ़ी लिखी नौकरानी लेकर आओ, उस नौकरानी से हम भी कुछ सीखे हैं। व्यंग्यात्मक शब्द से, व्यंग्य शब्दों से इंदु अपने भाभी का मजाक उड़ाए थे। यहाँ तक पहला दृश्य समाप्त होता है। इस एकांकी नाटक का पहला दृश्य यहाँ पर समाप्त हो गया है। इस एकांकी नाटक का दूसरा दृश्य यानी नाटक का दूसरा दृश्य कल के क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।